नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस है, तो उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आते हो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, तो ये वीडियो और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जामों में आपको अच्छे से रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट मिल सके। चलेगा, हम शुरू करते हैं। देखिएगा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिएगा, लोहा का धातु से क्या संबंध है, ऑक्सीजन का वो किससे होगा। तो देखिएगा, हम सभी जानते हैं जो लोहा होता है वो क्या होती है, एक धातु होती है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, एक गैस होती है। ये एक नॉर्मल सामान्य बेस जानकारी प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 13 का 27 से जो संबंध है 31 का किससे होगा। तो सर्वप्रथम हमको 13 से 27 लाना होगा कि मैं 13 से 27 किस प्रकार से ला सकती हूँ। तो देखिएगा, 13 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 13 दूना 26 प्राप्त होता है। अब 26 से 27 किस प्रकार ला सकते हैं, इसमें एक जोड़कर हम 27 प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सेम प्रोसेस हमको 31 के लिए करना होगा। देखिएगा 31 को मैं कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई तो मुझे कितना प्राप्त होगा। देखिएगा 2 एकम 2 3 दूनी 6, मतलब कि 62। इसमें मैं एक ऐड करूँगी क्योंकि ऊपर भी हमने एक ऐड किया हुआ है, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 63। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 63 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। समानुपात वाले प्रश्न का यही होता है फंडा कि आपको क्या करना होता है, पहली दो संख्याओं या दो शब्द जो कुछ भी आपको दिया हो उनमें रिलेशन ज्ञात करना होता है। उसी प्रोसेस से आपको जो पूछा गया है वो ज्ञात करना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हमें क्या दिया है, 2 3 7 16 32 और यहाँ पर क्या आएगा हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा 2 3 7, इसके बाद है 16, इसके बाद है 32, इसके बाद यहाँ क्या आएगा हमसे पूछा गया है। चलेगा, हम बात कर लेते हैं इनके मध्य अंतर की। तो देखिएगा +1 का अंतर है। 3 और 7 की मैं बात करूँ तो कितने का, +4 का अंतर है। 7 और मैं 16 की बात करूँ तो +9 का अंतर है। 16 और 32 की मैं बात करूँ तो +16 का अंतर है। देखिएगा मुझे क्या दिखाई देता है, यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है, 1 का स्क्वायर है। ये जो 4 है ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। और ये जो 9 है ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। और ये जो 16 है ये है 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर का अंतर आएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, +25। इसका मतलब इसमें मैं +25 करूँ तो मुझे जो पूछा गया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 32 में मैं +25 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 57 प्राप्त होता है। 57 दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। मतलब कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 57 अर्थात 57 भरी जाएगी। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। KDWMGTOJQ, यहाँ पर क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा सर्वप्रथम इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। KDW, फिर हमें दिया गया है MGT, फिर हमें दिया गया है OJQ, यहाँ क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लेटर की। तो के से एम किस प्रकार आता है, के में मैं 2 जोड़ूँ तो +m, मतलब कि +2 करूँ तो मुझे m प्राप्त हो जाता है। अब m से o, मतलब फर्स्ट लेटर की मैं बात कर रही हूँ, +2 करने पर o प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो +2 करने पर हमें प्राप्त होगा, जो कि o में +2 करूँगी तो हमें क्या प्राप्त होता है, q प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, आगे मैं बात करती हूँ किसकी, डी की। तो देखिएगा डी और जी की मैं बात करूँ तो डी से जी तक जाने के लिए मुझे +3 करना पड़ेगा। प्लस अब दूसरे डिजिट की मैं बात करूँ, जी से जे तक जाने के लिए भी मुझे +3 करना पड़ेगा। इसका मतलब जो दूसरा अंक है या दूसरी जो हमारे जो अल्फ़ाबेट है उसके लिए मुझे जे में +3 करूँगी तो मुझे क्यू के बाद वाला प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मुझे प्राप्त होता है एम। इसी प्रकार देखिएगा जो मतलब मैं थर्ड वर्ड की बात करूँ तो डब्लू से टी तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे -3 करना होगा तो टी प्राप्त होता है। टी में मैं -3 करती हूँ तो मुझे क्यू प्राप्त होता है। इसका मतलब क्यू में -3 करने से मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा, जो कि मुझे प्राप्त होता है क्या, एन प्राप्त होता है।
अर्थात QMN ये हमारा आ जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है QMN। इसी प्रकार के आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है, लेकिन आपको सर्वप्रथम अंतर की इसमें बात करनी होती है, जैसे कि हम सीरीज वाले प्रश्नों में करते हैं। तो आप सही आंसर तक जल्दी ही पहुंच पाएंगे, और ये प्रैक्टिस से आते हैं, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप शार्प होंगे। चलेगा, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, और लगभग जो भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती हो उसमें ब्लड रिलेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिएगा सी माता है ए और बी की, तो देखिएगा ये हो गया ए और ये हो गया बी, मतलब ए और बी या तो भाई भाई हैं या भाई बहन है या बहन बहन है। ठीक है, हमें अभी तक जेंडर नहीं दिया यहाँ तक सी और ए और बी का। ठीक है, तो सी और ए और बी की माता है कौन सी। सी का जेंडर दिया है तो हम इसके ऊपर माइनस लगा देते हैं क्योंकि माता है। यदि डी पति है बी का, अब डी क्या है, बी का पति है, मतलब कि प्लस है, इसका मतलब बी तो क्या हो गई, फीमेल हो गई, इसकी पत्नी हो गई है। तो सी कौन है डी की, तो सी कौन हो गई डी की। तो देखिएगा इसकी पत्नी, पत्नी की माँ हो गई, इसका मतलब सी इसकी क्या हो गई है, सी इसकी क्या लगेंगी फ्रेंड्स, इसकी सास लगेंगी। ठीक है, अपनी बेटी का हस्बैंड हो गया, जवाई हो गया ये डी, तो डी सी का जवाई हो गया, और सी डी की क्या हो गई, सास हो गई। तो हमसे सी का रिलेशन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सास इसका सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मेज, कुर्सी, फर्नीचर, इनको हमें वेन आरेख के द्वारा समझाना है। देखिएगा ये हमारा पूरा फर्नीचर होता है, फर्नीचर के अंदर ही तो मेज आती है, और फर्नीचर के अंदर ही क्या आती हैं, कुर्सियाँ आती हैं। तो इस प्रकार का जो वेन आरेख दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काउंटिंग फिगर वाला। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा इसमें जो बीच में वर्ग हमें दिया गया है, इसमें हमने आपको काफ़ी बार काउंट करना सिखाया है, जैसे कि इसको बीच में यूँ क्रॉस किया हुआ है, फिर आपको एक लाइन ऐसे दी गई है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फिगर इस प्रकार का जो फिगर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, खानों की संख्या काउंट करते हैं, छोटे त्रिभुज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, कितने हैं, 6 है, ये हो गया छठा। तो 6 गुणा 2 मैं कर दूं तो 6 दूनी 12, 2 गुने तो मुझे इसमें प्राप्त हो जाएंगे, मतलब कि इस वाली फिगर में मुझे 12 त्रिभुज तो यहाँ प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ऊपर वाला एक छोटा त्रिभुज देखिएगा ये रहा, एक छोटा त्रिभुज ये रहा, 13 14, और नीचे वाले भी 2 छोटे त्रिभुज 15 और 16। ठीक है, तो इसमें +4 और ऐड कर दिए तो 16 त्रिभुज यहाँ तक मुझे प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद देखिएगा ऊपर वाले छोटे त्रिभुजों से कोई बड़े त्रिभुज बन रहे हैं क्या, बिल्कुल। एक तो ये वाला बड़ा त्रिभुज बन रहा है जो हम ब्लू से आपको शो कर रहे हैं, इसी प्रकार एक ये वाला बन रहा है, 2 त्रिभुज ऐसे हो गए। इसी प्रकार नीचे के 2 त्रिभुज बनेंगे छोटे त्रिभुजों से मिलाकर बड़े, तो 4 त्रिभुज ये हो गए, इसका मतलब 20 तो हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। अब इसके अलावा देखिएगा बड़े दोनों ऊपर के जो छोटे त्रिभुज है, इन दोनों को मिलाकर देखिएगा ये वाला जो त्रिभुज बनता है, और वो नीचे की तरफ दोनों छोटे त्रिभुजों को मिलाकर ये त्रिभुज बनते हैं। इन दोनों को भी हमने अभी तक काउंट नहीं किया है। 2 ये वाले त्रिभुज हो गए, टोटल कितने हो गए हमारे, 22 त्रिभुज हो चुके हैं, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 16, 17, 28, 21, 23, 27, फिर 391 और 756 दिया गया है। तो देखिएगा हम किस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। हम एक दफ़ा 28 गुणा 27 करके देखते हैं, देखिए मुझे 756 प्राप्त होता है क्या। तो बिल्कुल मुझे 756 प्राप्त हो जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। इसी प्रकार 17 गुणा 23 करूँगी तो मुझे 391 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मुझे 16 गुणा 21 करना पड़ेगा, 16 गुणा 21 मैं करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 336 प्राप्त होता है। ठीक है, 336 यहाँ पर भरा जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन एग्जाम में हम सोचते हैं कि इतना आसान नहीं होगा, तो हम किसी और तरीके से उसे करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में, लुप्त संख्या वाले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न होते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें माहिर हो जाएंगे। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, चलना, खड़े होना।
तो इनकी मैं बात करूँ तो देखिएगा, सबसे पहले घुटने के बल चलना बच्चा सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद खड़े होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है और फाइनली वो दौड़ना सीख जाता है, जो कि 3 में दिया गया है। इसका मतलब 1 2 4 5 3 हमारे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में REGAL को TCIYL लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में FARMS को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि इससे ये कैसे लिखा गया है। तो REGAL इससे क्या लिखा गया है? इससे लिखा गया है TCIYN। तो देखिएगा मैं इससे ये कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, तो देखिएगा R से T कैसे प्राप्त करेंगे, R से +2 करेंगे तो T प्राप्त होगा। अब CDE मतलब कि तो -2 करने पर प्राप्त होता है, तो ये -2 करने पर हो गया। अब G से यदि मैं I तक आती हूँ तो +2 करने पर प्राप्त होता है, A से Y तक जाती हूँ तो फिर से -2 करने पर प्राप्त होता है, और L से N करने पर +2 करूँ मैं L में तो मुझे N प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा क्या पूछा गया हमसे, FARMS। तो देखिएगा मैं बात करूं F की तो +2 करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, +2 करने पर मुझे क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, H प्राप्त होता है। मैं बात करूं A से -2 करने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, Y प्राप्त होता है। मैं बात करूं R से +2 करने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, तो T प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं -2 करने पर M से मुझे क्या प्राप्त होता है, क्या करने पर, -2 करने पर, देखिएगा -2 करने पर मुझे M से क्या प्राप्त होगा, K प्राप्त होगा। उसी प्रकार S से +2 करने पर मुझे U प्राप्त होता है, HYTKU, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही और सटीक जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है? सर्वप्रथम आपको होना चाहिए दिशाओं का ज्ञान। देखिएगा सीधे हाथ को होता है पूर्व और बाएं हाथ को होता है हमारा पश्चिम, ऊपर की ओर होता है उत्तर और नीचे की ओर होता है हमारा दक्षिण। तो देखिएगा हम व्यक्ति को अब थोड़ा मूव कराते हैं। 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो ये हमारा व्यक्ति है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और कितना जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और फिर 3 किलोमीटर जाता है, फिर 3 किलोमीटर गया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है? देखिएगा प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ पर थी और अब यहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ तक देखिएगा ये वाली डिस्टेंस है, ये तो 7 हो गई और ये वाली डिस्टेंस 5 हो गई। तो 7 और 5 को मैं जोड़ूंगी तो मुझे कितना प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है कितना, 12 किलोमीटर, और नीचे की तरफ ये जा रहा है मतलब कि दक्षिण की ओर। तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। देखिएगा प्रश्न नंबर 12, कोई भी फल बेरीज नहीं होते, कुछ चेरीज फल होती हैं। तो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों को हमेशा वेन आरेख के द्वारा हम सॉल्व करेंगे तो भली भांति हम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। देखिएगा कोई भी फल बेरीज नहीं होती, ये हमने क्या बना लिए, फल बना लिए, ठीक है। कोई भी फल बेरीज नहीं होती, ये हमने बेरीज बना ली। कोई भी फल बेरीज नहीं होती, दोनों अलग अलग कर लिया। कुछ चेरीज फल होती हैं, ये कुछ चेरीज फल होती हैं, ये हमने चेरीज बना ली। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। सभी बेरीज चेरीज होती हैं, क्या सभी बेरीज चेरीज है क्या? इनका तो कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक, तो ये निष्कर्ष फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड देखिएगा, कुछ चेरीज बेरीज होती हैं, क्या कुछ चेरीज बेरीज है क्या? नहीं, कुछ चेरीज फल है लेकिन बेरीज नहीं है। इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड भी गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना ही निष्कर्ष सेकंड हमारा सही है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का भाग है और भाग का माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर हमें छांटना है। देखिएगा 27 है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, माइनस है, 3 हो गया, भाग है, इसके बाद भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ में देखूँ तो देखिएगा
देखिएगा ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ हमें क्या दिया गया है, भाग दिया गया है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 करेंगे। इसके बाद भाग दिया गया है, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस के बाद है 30 प्लस, फिर इसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, इसके बाद है 5 और माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दिया 125। और सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस भाग संक्रिया को हम सॉल्व करेंगे, तो 3 नाम 27। अब लगे हाथ हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं ताकि हमारी एक स्टेप कम हो जाए। तो 5 दिया 15, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं भाग के बाद, ठीक है, प्लस 125। अब हम जोड़ भाग की कर देते हैं इनका, तो देखिएगा 134 इनका टोटल हो जाता है 9 और 125 की मैं बात करूँ तो 134 हो जाता है। 134 माइनस 150 हो जाएगा, तो मैं इसमें से ये माइनस करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, माइनस का 16। तो माइनस का 16 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 की तरफ मैं बढ़ती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। देखिएगा ये हमें दर्पण दिया गया है कुछ इस प्रकार से, इसकी दर्पण छवि चुनती हूँ तो लेफ्ट तो राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमें ये पेंसिल टाइप का कुछ दिया गया है और ये बॉल सी इधर की तरफ है तो ये हमारे इधर की तरफ आ जाएगी घूमकर, ठीक है। इस प्रकार का जो हमें आरेख दिया गया है, दर्पण छवि दी गई है, वो कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। विषम संख्या की पहचान करें। 1600 है, 3600 है, 2500 है, 4000 है या 4000 है, ठीक है। तो देखिएगा 1600 की मैं बात करूँ तो 1600 क्या होता है, 40 का स्क्वायर होता है। 3600 की मैं बात करूँ तो ये 60 का स्क्वायर होता है। 2500 की मैं बात करूँ तो ये किसका होता है, ये होता है हमारा 2500 क्या होता है, 2500 होता है हमारे 50 का स्क्वायर। इसी प्रकार जो 4000 है ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बाकी तीनों से अलग हो जाता है, चारों ऑप्शन में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। हमें विषम की ही पहचान करनी थी तो सबसे ज़्यादा विषम कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, बाकी तीनों किसी ना किसी संख्या के मैथ में स्क्वायर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे होते हैं फ्रेंड्स कंप्लीट 15 प्रश्न, हमने 15 प्रश्नों का अध्ययन किया। मुझे पूरी उम्मीद है पहले आपने खुद सॉल्व किया होगा, आपके सभी प्रश्न सही हुए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप एक बार उसे बैक करके थोड़ा सा वापस देखिएगा, आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में अच्छे से कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैथ या रीजनिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको हो, किसी भी समस्या हो, तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको अगले ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो और छोटा सा प्रयास और ये चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।